Hello students, I am Sudhanshu and welcome back to your our channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो हमारे 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप चाहते हो इलीन लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 6 का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, किसी भी आंसर को लिखने से पहले सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन समझना है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो हम उसका एक परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि जो एक विद्या शाखा है उसके रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध विद्या शाखा के प्रमुख मिथक क्या है। यानी कि इस प्रश्न में आपसे ये समझाने को कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस एक स्वतंत्र विद्या शाखा के रूप में कैसे विकसित हुआ और आज इसकी क्या विशेषताएं है। और आपको साथ में ये भी बताना है कि इस विषय से जुड़े कौन कौन से जो प्रमुख मिथक है, मिथक का मतलब यहाँ पर गलत अवधारणाएं से है, वे क्या रहे हैं और आधुनिक समय में उन्हें क्यों चुनौती दी जा रही है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, इसके उत्पत्ति और विकास के बारे में बताओ। तो ओवरऑल हमें बताना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, उसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ और प्रमुख मिथक कौन से हैं। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में स्टूडेंट सबसे पहले हम समझेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वे आखिर क्या होते हैं। तो भाई, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है ये हमारे राजनीति विज्ञान की वो शाखा है जिसमें विभिन्न देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य शक्तियों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। यानी कि मान लो एक देश है, दो देश है,
उनके बीच में जो भी संबंध है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में हो, चाहे वैश्विक शक्तियों के बीच में हो, यानी कि दो देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनके बीच में भी जो संबंध होता है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये जानना नहीं कि देशों के बीच क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो भाई जैसे कि आप देखिए, आज के समय में जो दुनिया है वो पहले की दुनिया में अधिक जुड़ गई है। तो अब अगर कोई भी देश में आर्थिक संकट आता है, जैसे कि वैश्वीकरण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, तो भाई उसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन है वो हमारी वैश्विक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भाई जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसके बाद से जो एक स्वतंत्र विद्या शाखा है उसके रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जन्म हुआ, ताकि विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को समझा जा सके। तो आप वो समझो भाई, अगर अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो उसका जो असर है वो केवल उन देशों तक ही सीमित नहीं रहता। तेल की कीमतें बढ़ती है, खाद्यान्न संकट पैदा होता है, तो अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो यही कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका अध्ययन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो आखिर है क्या। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे एक विद्या शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक विद्या शाखा के रूप में है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्र अध्ययन शाखा का विकास। तो भाई जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। इसके बाद विद्वानों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि आखिर युद्ध क्यों होते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको एक अलग विषय के रूप में विकसित किया गया, यानी कि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और युद्धों के जो कारण है उसकी वजह से हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो एक स्वतंत्र विषय बना। तो भाई पहले ये राजनीति विज्ञान का एक छोटा हिस्सा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने अवधारणाएं, सिद्धांत और अध्ययन पद्धतियों को विकसित कर लिया। तो इसीलिए इसको एक स्वतंत्र विद्या शाखा का दर्जा मिला। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है युद्धों के कारण और शांति की संभावनाओं का अध्ययन करना। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे किसी अस्पताल में पहले सभी बीमारियों का इलाज एक ही डॉक्टर करता था, लेकिन बाद में हृदय लोग, आंखों और हड्डियों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर बनने लगे। उसी तरह राजनीति विज्ञान से अलग होकर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी एक विशेष अध्ययन क्षेत्र बन गया। सेकंड पॉइंट आता है बहुआयामी अध्ययन क्षेत्र का। तो भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो केवल राजनीतिक अध्ययन करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये हमारे अनेक विषय को जोड़ता है। आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना को समझने के लिए जो राजनीतिक कारण है उसको जानना पर्याप्त नहीं होता। हमें उसे आर्थिक हितों, सुरक्षा चिंताओं, पर्यावरणीय प्रभावों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी समझना पड़ता है। तो यही कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको एक बहुआयामी विषय भी कहा जाता है। तो ये हमारा कई विषयों को एक साथ जोड़कर दुनिया की जटिल समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। मान लीजिएगा भारत और किसी अन्य देश के बीच व्यापार समझौता होता है, तो ये केवल एक आर्थिक मुद्दा ही नहीं है, इसमें राजनीतिक संबंध, सुरक्षा हित, रोजगार के अवसर और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी शामिल होते हैं। इसीलिए इसे समझने के लिए जो बहुआयामी दृष्टिकोण है उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता हुआ था वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप का। तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो केवल घटनाओं का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि उनके पीछे जो कारक छुपे होते हैं उनके कारकों का भी प्रयास करता है। तो भाई ये जो विषय है ये विभिन्न सिद्धांतों की सहायता से वैश्विक घटनाओं का विश्लेषण करता है। विद्वान ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी देश ने कोई विशेष निर्णय क्यों लिया, किसी युद्ध के पीछे वास्तविक कारण क्या थे, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता या असफलता के पीछे कौन कौन से कारक थे। यानी कि भाई ये इस प्रकार से ये हमारे तथ्यों, प्रमाणों और विश्लेषण पर आधारित होता है, इसीलिए इसे हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, ये रूस यूक्रेन युद्ध को केवल एक युद्ध के रूप में ही नहीं देखा जाता। विद्वान इसके पीछे सुरक्षा, शक्ति संतुलन, आर्थिक हित और ऐतिहासिक कारणों का भी विश्लेषण करते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक समस्याओं के अध्ययन को लेकर। तो भाई आज दुनिया में कई ऐसी समस्याओं का सामना कर रही है जिसमें कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। तो जैसे कि आप देखिए आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी संकट, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे सीमाओं को नहीं मानती। तो इसीलिए इनके समाधान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए देशों के बीच सहयोग की संभावना का अध्ययन करता है। जैसे कि आप देखें कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया प्रभावित हुई। वैक्सीन निर्माण, चिकित्सा सहायता और वैज्ञानिक शोध में विभिन्न देशों को मिलाकर काम करना पड़ा। यही हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है समकालीन महत्व का। तो भाई वर्तमान समय में जो दुनिया है वो पहले की दुनिया में कहीं अधिक जुड़ी हुई है। तो एक देश में होने वाली घटना का जो प्रभाव है वो दूसरे देश पर भी पड़ता है। तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो राजनीति है और जो समाज है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए किसी भी वैश्विक घटना या वैश्विक राजनीति को समझने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। मान लीजिएगा अगर किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की जो कीमतें है वो बढ़ सकती है। तो इसका सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था और उनके आम जनता के जीवन पर पड़ता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने एक विद्या शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की उत्पत्ति और विकास को लेकर। तो भाई उत्पत्ति और विकास का सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्राचीन और मध्यकालीन आधार को लेकर। तो भाई जैसे कि आप देखिए जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये कोई एक दिन में नहीं आया, ये हमारे बहुत ही पुराने समय से है। तो प्राचीन काल से जो राज्यों के बीच व्यापार, युद्ध और कूटनीतिक संबंध है वे हमें देखने को मिलते हैं। तो यूनानी और भारतीय विचारों ने भी राज्य संबंधों पर जो विचार है उनको प्रस्तुत किए थे। यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये हमारा प्राचीन समय में ही विकसित हो गया था, जब से एक देश से दूसरे देशों के बीच व्यापार होने लगा था। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है वेस्टफेलिया की संधि का महत्व। तो भाई जो हमारी 1648 ईस्वी में पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी उसके बाद से जो हमारा आधुनिक राष्ट्र राज्य था वो स्थापित हो गया था। तो इससे क्या हुआ, इससे जो संप्रभु राज्यों के बीच संबंध थे उनमें नया स्वरूप आया था। यानी कि जो देशों के बीच व्यापार था वो बढ़ने लगा था और उनके बीच जो संधि थी वो भी होने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकास को लेकर। तो भाई जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो बहुत ही विनाशकारी था, उसने बहुत सारे जनमान का हानि किया, उसके साथ धन का भी हानि हुआ। तो इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था उसको एक औपचारिक विषय मान लिया गया, क्योंकि भाई जब शांति स्थापित करने की बात आई तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो महत्व था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। तो भाई विश्व शांति बनाए रखने के लिए नए सिद्धांतों और संस्थाओं का निर्माण हुआ, जिससे कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध था वो और ज्यादा मजबूत होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के प्रभाव के बाद। तो भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद हमारा यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। तो इसी समय पर हमारे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आए और कोल्ड वॉर के समय जो शक्ति संतुलन, परमाणु राजनीति और वैचारिक संघर्ष थे ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख विषय बन गए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्वीकरण के दौर में विस्तार को लेकर। तो भाई जो हमारा ग्लोबलाइजेशन था उसने हमारे जो व्यापार था उसको बढ़ावा दे दिया था। तो इसी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी उनका विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बाद जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र था वो और ज्यादा व्यापक हो गया था। तो अब इसमें जो गैर राज्य तत्व थे उन सभी को भी शामिल कर दिया था। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की उत्पत्ति और विकास को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्या शाखा के प्रमुख मिथक के बारे में। तो भाई सबसे पहला जो मिथक आता है वो आता है केवल राज्यों तक सीमित होने का मिथक। तो भाई लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो केवल देशों और उनकी सरकारों के बीच अध्ययन को कराता है, लेकिन जब हमारा आधुनिक युग में ये जो धारणा थी ये पूरी तरीके से सही नहीं मानी जाती।
तो आज आप देखें, आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनी और गैर सरकारी जो संगठन है वे भी हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखें, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो संस्थाएं हैं वे कई बार ऐसे निर्णयों को प्रभावित करती है जिनका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। सेकंड जो मिथक है वो आता है युद्ध को अनिवार्य मानने का मिथक। तो भाई कुछ विद्वानों का मानना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका आधार केवल संघर्ष या युद्ध है, लेकिन आज के समय ने यह साबित कर दिया कि जो सहयोग, कूटनीति और वार्ता है वो भी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज अधिकांश देश समस्याओं का समाधान बातचीत और समझौते के माध्यम से खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भारत और बांग्लादेश ने कई सीमा संबंधी विवाद युद्ध के बजाय बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पश्चिमी दृष्टिकोण की प्रधानता को लेकर। तो भाई शुरुआती जो अंतरराष्ट्रीय संबंध था वो मुख्यतः यूरोप और हमारा अमेरिका के अनुभव पर आधारित था। तो इस वजह से जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे उनके अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। तो धीरे धीरे विद्वानों ने यह महसूस किया कि विश्व राजनीति को समझने के लिए सभी क्षेत्रों का जो अनुभव है उसको शामिल करना जरूरी है। जैसे कि आप देखें, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति या अफ्रीकी देशों के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को समझे बिना विश्व राजनीति की पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राज्य को एकमात्र प्रमुख अभिनेता मानना। तो भाई पहले ये माना जाता था कि केवल राज्य ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है, लेकिन आज जो हमारे गैर राज्य तत्व है वे भी शक्ति और प्रभाव उनका लगातार बढ़ रहा है। तो कई बार ये जो संगठन है ये सरकारों से भी अधिक ज्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं। जैसे कि आप देखें, ग्रीन पीस जैसी पर्यावरणीय संस्थाएं जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है शक्ति को ही अंतिम आधार मानना। तो भाई जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है इसमें शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन जो हमारा आज का समय है इसमें आधुनिक विश्व में केवल सैन्य ही शक्ति सब कुछ नहीं है। जो मानवाधिकार, पर्यावरण, आर्थिक सहयोग ये सभी भी देशों की प्रतिष्ठा और प्रभाव को निर्धारित करते हैं। तो जैसे कि आप देखें, आज कई छोटे देश सैन्य रूप से शक्तिशाली नहीं है, फिर भी शिक्षा, तकनीक और मानव विकास के कारण विश्व स्तर पर सम्मानित है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अंतरराष्ट्रीय संबंध विद्या शाखा के प्रमुख मिथक समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वे आज केवल देशों के बीच संबंधों का अध्ययन ही नहीं कर पाते, बल्कि ये हमें एक व्यापक और वैज्ञानिक और बहुआयामी विद्या शाखा के रूप में दिखते हैं, जो कि युद्ध, शांति, वैश्विक समस्याएं, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों को समझने में सहायता करते हैं। तो भाई समय के साथ साथ इसके जो पुराने मिथके हैं उनको चुनौती मिली है और अब ये जो विषय है ये और ज्यादा समावेशी और ज्यादा वास्तविक वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक परिस्थितियों को समझने का माध्यम भी बन चुका है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे उत्तर औपनिवेशवाद यानी कि जो पोस्ट कोलोनियलिज्म था वो क्या था उसको समझाने के लिए कहा गया है, और साथ ही हमें बताना है कि जो वि औपनिवेशिक वृत्तांत द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंध विद्या शाखा को कैसे अधिक प्रतिनिधिक बनाता है इसके बारे में बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से पूछा गया है कि जो बिग बैंग है वो आखिर क्या है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वे औपनिवेशवादी समझ का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो उत्तर उपनिवेशवाद है वो आखिर होता क्या है। तो भाई उत्तर उपनिवेशवाद हमारा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि उपनिवेशवाद ने समाज को कैसे प्रभावित किया और आज भी उसके जो प्रभाव है वे किन किन रूपों में मौजूद है। तो भाई इसका जो हमारा
उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो औपनिवेशिक शक्ति है इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समाजों को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो ये जो दृष्टिकोण है ये हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में उन देशों और समाजों की आवाजों को महत्व देता है, तो भाई जिन्हें हम लंबे समय तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। तो इसीलिए जो उत्तर उपनिवेशवादी दृष्टिकोण है उसने इन सीमाओं को चुनौती दी है और अंतरराष्ट्रीय संबंध को अधिक प्रातिनिधिक और समावेशी बनाने का प्रयास किया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणा को लेकर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो उत्तर उपनिवेशवाद है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है उपनिवेशवाद के प्रभावों का अध्ययन। तो भाई जो उत्तर उपनिवेशवाद है वो हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि जो उपनिवेशवाद है उसने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर समाज को किस तरीके से प्रभावित किया। तो कई देशों को स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर जो औपनिवेशिक प्रभाव है वो लंबे समय तक बना रहा। तो इसीलिए जो केवल स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं था बल्कि उनके जो प्रभाव है उनको समझना भी जरूरी था। तो जैसे कि आप देखिए भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिल गई लेकिन आज भी कई प्रशासनिक संस्थाएं और कानून ब्रिटिश शासन की विरासत माने जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है पश्चिमी प्रभुत्व की आलोचना को लेकर। तो भाई जो हमारा उत्तर औपनिवेशवाद है वो ये मानता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन लंबे समय तक यूरोप और अमेरिका के अनुभव पर आधारित था। तो इसी कारण से दुनिया के जो हमारे अन्य देश की समस्या और अनुभव थे उनको महत्व नहीं मिल पाया। तो ये जो दृष्टिकोण है ये हमारे पश्चिमी श्रेष्ठता की धारणा को चुनौती देता है। तो अगर पूरी दुनिया का इतिहास केवल यूरोप के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए तो भारत, चीन और अफ्रीका के योगदान को सही महत्व नहीं मिलेगा। तो भाई इसके अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन था वो लंबे समय से यूरो केंद्रित रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपनिवेशित समाजों की आवाज को लेकर। तो भाई ये जो दृष्टिकोण है ये उन देशों और समाजों के अनुभव को महत्व देता है जो कि कभी उपनिवेश रहे थे। तो भाई इन देशों ने गरीब, शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक नियंत्रण जैसी समस्याओं का सामना किया था। इसीलिए उनके जो अनुभव है ये हमारी विश्व राजनीति यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आप देखें अफ्रीकी देशों की समस्याओं को समझे बिना वैश्विक विकास और असमानता की पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शक्ति और ज्ञान का संबंध। तो भाई उत्तर उपनिवेशवाद के अनुसार केवल सेना और धनी शक्ति के स्रोत नहीं होते बल्कि जो ज्ञान और विचारधारा है उसको भी इन्होंने शक्ति के महत्वपूर्ण साधन माना। तो औपनिवेशिक शक्तियों ने शिक्षा, भाषा और संस्कृति के माध्यम से भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जैसे कि ब्रिटिश शासन ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करी जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है सांस्कृतिक पहचान पर बल को लेकर। तो भाई उत्तर औपनिवेशवाद स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपरा को महत्व देता है। तो ये मानता है कि हर समाज की अपनी विशिष्ट पहचान होती है जिसे कि संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे कि भारत में योग, आयुर्वेद और भारतीय भाषाओं के प्रति बढ़ती रुचि सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का उदाहरण है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणा समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध का बिग बैंग। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो बिग बैंग है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को लेकर। तो भाई जो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसने दुनिया को भारी विनाश दिया। तो इसके बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि युद्धों के कारण और जो हमारे शांति की संभावना है उसका गंभीर अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहीं से जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी बड़ी दुर्घटना के बाद उसके कारणों की जांच की जाती है ताकि भविष्य में वैसी घटना दोबारा ना हो। उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आदर्शवाद का उदय। तो भाई युद्ध के बाद लोगों का विश्वास हुआ कि सहयोग, संवाद, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से युद्धों को रोका जा सकता है। तो इसी सोच ने हमारे आदर्शवादी दृष्टिकोण को भी जन्म दिया।
तो जैसे कि आप देखें, आज संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य भी देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर शांति बनाए रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वेल्स विश्वविद्यालय में अध्ययन की शुरुआत को लेकर। तो भाई जो हमारा 1919 में जो एब्सरीथविथ यूनिवर्सिटी थी, जिसे हम वेल्स, जो कि हमारी वेल्स में स्थापित थी, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पहले विभाग की स्थापना की गई। तो इसी घटना को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बिग बैंग भी कहा जाता है, क्योंकि यही से एक स्वतंत्र विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हुआ है। जैसे कि किसी कंपनी की शुरुआत उसके पहले ऑफिस से मानी जाती है, उसी तरह आईआर की औपचारिक शुरुआत इसी विभाग से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विश्व शांति का उद्देश्य। तो भाई इस विषय का मुख्य उद्देश्य था युद्ध को समझना और विश्व शांति को स्थापित करना। तो इसी वजह से कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन सभी को महत्व दिया गया। जैसे कि आप देखें, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन इसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है पश्चिमी दृष्टिकोण के प्रभुत्व को लेकर। तो भाई शुरुआत में जो विषय था, इस पर यूरोप और अमेरिका का प्रभाव अधिक था। तो इस कारण से जो अन्य क्षेत्र के अनुभव थे उनको पर्याप्त महत्व नहीं मिला, जिसे बाद में उत्तर उपनिवेशवाद जो हमारे दृष्टिकोण के जो विद्वान थे उन्होंने इसको चुनौती दी। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बिग बैंग समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उपनिवेशवादी दृष्टिकोण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अधिक प्रातिनिधिक बनाना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है गैर पश्चिमी अनुभव को महत्व। तो भाई ये जो दृष्टिकोण था इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनुभव को अध्ययन का हिस्सा बनाया। तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था वो केवल पश्चिमी देशों तक न रहकर बल्कि और ज्यादा व्यापक बन गया था। तो जैसे कि आप देखें, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों को अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण विषय भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है उपनिवेशवाद और शोषण के विश्लेषण को लेकर। तो भाई ये जो दृष्टिकोण था इसने वैश्विक असमानताओं और आर्थिक निर्भरता के वास्तविक कारणों को समझाने का प्रयास किया। तो इससे जो विश्व राजनीति यानी कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की नई व्याख्या थी वो हमारे सामने आई। जैसे कि आप देखें, कई अफ्रीकी देशों की आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए उनके औपनिवेशिक इतिहास को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यूरो केंद्रवाद को चुनौती को लेकर। तो भाई जो हमारा उत्तर उपनिवेशवाद था उसने ये स्पष्ट कर दिया कि पूरी दुनिया को केवल पश्चिमी मॉडल के आधार पर नहीं समझा जा सकता। तो हर समाज की अपनी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। जैसे कि भारत की सामाजिक संरचना और जापान की संस्कृति यूरोप से अलग है, तो इसीलिए उनकी जो राजनीति है उसको भी अलग संदर्भ में समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पहचान और संस्कृति का महत्व। तो भाई ये जो दृष्टिकोण था इसने भाषा, संस्कृति और परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान दिया। तो इससे जो अध्ययन का दायरा था वो और ज्यादा बड़ा और ज्यादा व्यापक हो गया था। तो जैसे कि आप देखें, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो उसकी विदेश नीति और वैश्विक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पूरे आंसर के एक आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो भाई यहाँ पर कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्तर उपनिवेशवाद कई बार सांस्कृतिक पक्ष पर भी अधिक ध्यान देता है तथा जो आर्थिक और सामरिक मुद्दे हैं उनको कम महत्व देता है। तो फिर भी इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को और ज्यादा समावेशी और ज्यादा प्रातिनिधिक बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि जो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अधिक प्रातिनिधिक बनाना था वो क्या था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि जो उत्तर उपनिवेशवाद है उसने हमारे उपनिवेशवाद के प्रभाव को उजागर किया, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दी और अनेक जो समाज थे उनको महत्व दिया जिन्हें कि पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो इसी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विद्या शाखा है उसको अधिक समावेशी, प्रातिनिधिक और वास्तविक वैश्विक अनुभव पर आधारित बनाया जा सका। लेकिन भाई इसकी कुछ सीमाएं थी, लेकिन आज भी फिर भी यह हमारी वैश्विक राजनीति यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा
कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि क्या भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, और अगर हाँ तो उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के विकास में, यानी कि उसकी जो वंशावली है और उसके आलोचनात्मक विश्लेषण को भी आपको समझाना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसका विकास कैसे हुआ। तो भाई लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के अनुभव पर आधारित रहा। तो इससे ये धारणा बन गई कि विश्व राजनीति को समझने का केवल एक ही तरीका है जो कि हमारे पश्चिमी देशों ने विकसित किया। लेकिन भाई धीरे धीरे जो विद्वान थे उन्होंने ये प्रश्न उठाना शुरू किया कि भारत जैसी प्राचीन सभ्यता जिसकी अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक परंपराएं हैं, उसका कोई अलग अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। तो इसी सोच से हमारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो अवधारणा है वो सामने आती है। तो ये हमारे भारत के ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक मूल्यों और नीतियों के आधार पर जो विकसित दृष्टिकोण है उसको दर्शाती है। तो जैसे कि हर परिवार के अपने संस्कार और सोच होती है, उसी प्रकार हर देश की भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सोच होती है। तो भारत की विदेश नीति और विश्व दृष्टिकोण भी उसकी अपनी सभ्यता और अनुभव से प्रभावित है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध के अस्तित्व के बारे में। तो अस्तित्व का सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा को लेकर। तो भाई भारत में जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सोच है वो कोई नई चीज नहीं है। तो प्राचीन काल से यहाँ पर राज्य, युद्ध, कूटनीति और विदेश नीति पर जो गंभीर चिंतन है वो होता रहता है। जैसे कि आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें, उसमें भी राज्य संबंधों, शक्ति संतुलन और कूटनीति के जो विस्तार सिद्धांत है वे हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत की जो अपनी चिंतन परंपरा है वो अलग ही बहुत ही पुरानी रही है। तो आज भी कई रणनीतिक विशेषज्ञ कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को आधुनिक विदेश नीति से जोड़कर देखते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सभ्यतागत दृष्टिकोण का। तो भाई भारतीय दृष्टिकोण केवल शक्ति और संघर्ष पर ही आधारित नहीं है, इसमें शांति, सहअस्तित्व, नैतिकता और वैश्विक सहयोग को भी इंपोर्टेंस दिया गया है। तो भारत विश्व को केवल एक प्रतिस्पर्धा का मैदान ही नहीं बल्कि एक साझा परिवार की तरह देखता है। तो जैसे कि आप देखिए वसुधैव कुटुंबकम इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ये जो सोच है ये भारत की वैश्विक दृष्टि को दर्शाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है औपनिवेशिक अनुभव के प्रभाव को लेकर। तो भाई लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के कारण जो भारत है उसने उपनिवेशवाद और शोषण को करीब से देखा है। तो इस अनुभव ने भारत की विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया और स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का लगातार विरोध किया। तो जैसे कि आप देखें भारत ने अफ्रीका और एशिया के कई देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया क्योंकि वह स्वयं उपनिवेशवाद का अनुभव कर चुका था। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्र विदेश नीति का। तो भाई स्वतंत्रता के बाद जो विश्व था, जो हमारी वर्ल्ड थी, वो दो भागों में बट गई थी। पहला तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो भारत ने किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और इसी को ही हम गुटनिरपेक्ष नीति भी कहते हैं। तो भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी जो भारत की भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कि आप देखिए भारत ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से संबंध बनाए रखे लेकिन किसी एक पूर्ण का समर्थक नहीं बना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है समकालीन वैश्विक भूमिका को लेकर। तो भाई आज जो भारत है वो केवल एक विकासशील देश ही नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भी उभर रहा है।
तो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, ये जो विषय है इन पर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष महत्व रखता है। जैसे कि जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने विकासशील देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अस्तित्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली को लेकर। तो सबसे पहला जो हमारा काल था वो था औपनिवेशिक काल में प्रारंभिक विकास। तो भाई जो हमारा औपनिवेशिक काल था इसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन था वो मुख्यतः ब्रिटिश दृष्टिकोण से किया जाता था। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में इस विषय का स्वतंत्र स्वरूप विकसित नहीं हो पाया था क्योंकि शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश का भाव था। तो भाई जैसे कि आप देखें उस समय पढ़ाई जाने वाली जो अधिकांश पुस्तकें थी वे यूरोपीय लेखकों द्वारा लिखी गई थी। सेकंड पॉइंट आता है स्वतंत्रता के बाद संस्थागत विकास को लेकर। तो भाई स्वतंत्रता के बाद भारत में विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो विदेश नीति, सुरक्षा अध्ययन और वैश्विक राजनीति इन सभी पर नए शोध हुए। तो आज जेएनयू और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय भी बना हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पश्चिमी सिद्धांतों के प्रभाव को लेकर। तो भाई शुरुआती समय में जो भारतीय विद्वान थे उन पर यथार्थवाद और उदारवाद जैसे पश्चिमी सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। तो इसी वजह से जो भारतीय अनुभव थे और दृष्टिकोण थे उनको पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाया। तो अधिकांश जो शोध थे वे यूरोपीय अनुभव पर आधारित सिद्धांतों के अनुसार किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वदेशी दृष्टिकोण की खोज को लेकर। तो भाई समय के साथ जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने ये महसूस किया कि भारत के अपने अनुभव और परंपराओं को भी अध्ययन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो इसीलिए भारतीय इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक परंपराओं के आधार पर जो नए दृष्टिकोण है उनको विकसित करने के जो प्रयास थे वे शुरू हुए। तो कौटिल्य, अशोक और गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में भी देखा जाने लगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है समकालीन विस्तार का। तो भाई आज जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है वो केवल विदेश नीति तक ही नहीं है। तो अब इसमें ग्लोबलाइजेशन, मानवाधिकार, इन्वायरमेंट, क्षेत्रीय सहयोग, ये जो विषय है इनको भी शामिल कर लिया गया है। तो आज जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसे विषय भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण। तो आलोचनात्मक विश्लेषण का सबसे पहला पॉइंट आता है पश्चिमी प्रभुत्व की चुनौती को लेकर। तो भाई जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसने यूरो केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी। तो ये हमें बताता है कि विश्व राजनीति को केवल पश्चिमी अनुभव के आधार पर नहीं समझा जा सकता। जैसे कि भारत का उपनिवेशवाद विरोधी अनुभव यूरोप के अनुभव से पूरी तरीके से लग रहा है। सेकंड पॉइंट आता है नैतिकता और आदर्शवाद पर बल। तो भाई भारतीय दृष्टिकोण में शांति, नैतिकता, सहअस्तित्व और सहयोग को विशेष महत्व दिया गया है। तो ये केवल शक्ति और संघर्ष की राजनीति तक सीमित नहीं रहता। तो भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से सुलझाने का समर्थन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यवहारिक सीमाएं की। तो भाई हालांकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो महत्व है वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ विद्वानों का यहाँ पर मानना है कि इसका स्वतंत्र सिद्धांत अभी भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया। तो कई अध्ययन आज भी पश्चिमी सिद्धांतों पर ही निर्भर रहते हैं। तो कई विश्वविद्यालयों में अभी भी अधिकांश जो पाठ्यक्रम है वो पश्चिमी सिद्धांतों के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विविधता और जटिलता को लेकर। तो भाई भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां पर अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और विचारधाराएं मौजूद है। तो इसी वजह से एक समान भारतीय दृष्टिकोण को परिभाषित करना भी आसान नहीं माना जाता। तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के जो ऐतिहासिक अनुभव है वे कई मामले में अलग अलग रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक महत्व का। तो भाई भारत की बढ़ती जो वैश्विक भूमिका है उसकी वजह से जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। तो भाई ये हमारा विशेष रूप से विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण यानी कि जो हमारे ग्लोबल साउथ है उसको एक नया वैचारिक दृष्टिकोण भी प्रदान कर सकता है।
जैसे कि आज कई विकासशील देश भारत को एक ऐसे मॉडल के रूप में देखते हैं जिसने लोकतंत्र और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो अस्तित्व है वो बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट है। तो इसकी जो जड़ें हैं वे प्राचीन परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य और राजनीतिक अनुभव पर आधारित है। तो भाई इसकी कुछ सीमाएं भी है, लेकिन फिर भी इसका जो स्वतंत्र ढांचा है वो अभी भी विकसित हो रहा है। फिर भी ये अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को और ज्यादा समावेशी और ज्यादा बहुआयामी और ज्यादा वैश्विक दक्षिण के अनुभव के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो आज के समय में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के कारण इसका जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ता गया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो भाई यही था हमारा आंसर नंबर 3। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें सहयोग यानी कि कोऑपरेशन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन से चैलेंजेस है। साथ साथ हमें बताना है कि जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो इन चुनौतियों का जो समाधान है वो कैसे प्रस्तुत करता है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नव उदारवादी दृष्टिकोण में जटिल परस्पर निर्भरता के सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सिद्धांत है वो आखिर है क्या। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई परिचय में सबसे पहले हम कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसको अक्सर युद्ध, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारा विश्व है, आज का जो विश्व है वो सहयोग पर भी निर्भर है। तो भाई कोई भी देश पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग से तात्पर्य यही है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति, विकास और साझा हितों के मिलकर कार्य करना। तो भाई कोई भी देश पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो फिर भी ये जो सहयोग है ये करना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक देश के अपने राष्ट्रीय हित और प्राथमिकताएं और राजनीतिक लक्ष्य होते हैं। ऐसे में कई चुनौतियां सामने आती है। तो जो हमारे उदारवादी और नव उदारवाद दृष्टिकोण है वे मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और आर्थिक प्रतिस्पर्धा और कूटनीति के माध्यम से जो इन चुनौती को सामना है वो हम कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण को विशेष रूप से रॉबर्ट कीहोन और जोसेफ नाई ने विकसित किया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग की प्रमुख चुनौतियों के बारे में। तो सबसे पहली चुनौती आती है राष्ट्रीय हितों के टकराव को लेकर। तो भाई हर देश सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है। तो जब दो देशों के हित एक दूसरे से टकराने लगते हैं तब जो हमारा सहयोग है वो कठिन हो जाता है। तो कई बार कोई ऐसा समझौता एक देश के लिए लाभदायक होता है लेकिन दूसरे देश के लिए नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सबसे बड़ी चुनौती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है शक्ति असमानता को लेकर। तो भाई सभी देशों के पास समान शक्ति नहीं होती। तो कुछ देश आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं जबकि कुछ कमजोर होते हैं। तो शक्तिशाली जो देश है वो कई बार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और समझौते को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इससे जो हमारे कमजोर देश है उसमें असुरक्षा और असंतोष की भावना पैदा होती है और जो सहयोग है वो भी प्रभावित होता है। जैसे कि विश्व व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर छोटे देशों को लगता है कि बड़े और विकसित देशों का जो प्रभाव है वो अधिक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अविश्वास और सुरक्षा संकट को लेकर। तो भाई जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है इसमें कोई भी सर्वोच्च विश्व सरकार नहीं है जो कि सभी देशों को नियंत्रित करे। तो इसीलिए जो देश है वे अक्सर एक दूसरे के इरादों पर संदेह करने लगते हैं।
तो अगर किसी देश को लगता है कि दूसरा देश समझौते का पालन नहीं करेगा तो वह भी सहयोग करने से हिचकिचाता है। तो ये जो अविश्वास है ये हमारे सहयोग के रास्ते में बड़ी बाधा बन जाता है। तो जैसे कि आप देखें, कई देशों के बीच हथियार नियंत्रण समझौते में समस्या इसलिए आती है क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैचारिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं का। तो भाई विभिन्न देशों की जो राजनीतिक विचारधाराएं है, जो सांस्कृतिक मान्यताएं है और जो सामाजिक व्यवस्थाएं है, ये अलग अलग होती है। तो इन्हीं भिन्नताओं के कारण कई बार किसी मुद्दे पर जो सहमति बनाना है वो भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी देशों के मानव अधिकार संबंधी दृष्टिकोण में अक्सर अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वैश्विक समस्याओं की जटिलता को लेकर। तो भाई जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और इनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास भी जरूरी होता है। लेकिन भाई सभी देशों की जो प्राथमिकताएं है वो अलग अलग होने की वजह से एक समान रणनीति बनाना भी कठिन हो जाता है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर सभी देश सहमत है कि समस्या गंभीर है, लेकिन इसे हल करने के तरीकों पर अक्सर मतभेद होते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग की प्रमुख चुनौतियां समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उदारवादी दृष्टिकोण द्वारा समाधान को लेकर। तो सबसे पहला जो समाधान आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को लेकर। तो भाई उदारवादी विचारधारा के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वे देशों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने का माध्यम है। तो ये जो संस्थाएं हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गई, WTO हो गई, तो ये संस्थाएं नियम बनाती है, संवाद को बढ़ावा देती है और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में सहायता करती है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और देशों को बातचीत के लिए मंच प्रदान करता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक परस्पर निर्भरता को लेकर। तो भाई उदारवादी मानते हैं कि जब देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ते हैं तो वे एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध करने से दोनों देशों को नुकसान होता है, इसीलिए वे कोऑपरेशन यानी कि सहयोग को ही प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि भारत और कई देशों के बीच बड़े व्यापारिक संबंध है, इसीलिए मतभेद होने के बावजूद जो सहयोग है वो जारी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकतंत्र और शांति का। तो भाई जो उदारवादी सिद्धांत है उनके अनुसार लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध की जो भावना है वो कम होती है। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता, संवाद और जनमत का महत्व होता है, जिससे कि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरोप के कई लोकतांत्रिक देशों ने वर्षों से आपसी सहयोग और शांति बनाए रखी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कूटनीति और संवाद को लेकर। तो भाई जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो संघर्षों के समाधान के लिए कूटनीति और वार्ता को सबसे प्रभावी साधन मानता है। तो लगातार संवाद से जो देशों के बीच विश्वास है वो भी बढ़ता है और जो गलतफहमियां हैं वे भी कम होती है। तो भारत और कई पड़ोसी देशों के बीच होने वाली वार्ताएं इसी कूटनीतिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व को लेकर। तो भाई उदारवादी विचारधारा मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये जो नियम होते हैं ये देशों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और जो हमारा सहयोग है उसको अधिक स्थिर बनाए रखते हैं। जैसे कि समुद्री सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े अनेक विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर सुलझाए जाते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने उदारवादी दृष्टिकोण द्वारा समाधान समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जटिल परस्पर निर्भरता के प्रमुख सिद्धांत को लेकर। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है बहुआयामी संबंध का। तो भाई जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार देशों के संबंध केवल राजनीति और सैन्य मामले तक ही नहीं होते। तो आज व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण, तकनीक और ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें भी देशों के बीच जो संबंध है वे गहरे हुए हैं। तो जैसे कि आप देखिए भारत और जापान के संबंध केवल राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है बल्कि तकनीक, निवेश और शिक्षा तक भी फैले हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सैन्य शक्ति का सीमित महत्व। तो भाई जो जटिल परस्पर निर्भरता सिद्धांत है वो ये भी कहता है कि केवल सैन्य शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार नहीं है। तो आर्थिक और जो तकनीकी शक्ति है वो भी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो आज कई देश सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तकनीक और अर्थव्यवस्था के कारण उनका जो वैश्विक प्रभाव है वो काफी अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गैर राज्य तत्वों की भूमिका को लेकर। तो भाई अब केवल राज्य ही विश्व राजनीति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे कि आप देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और डब्ल्यूएचओ जैसी जो संस्थाएं हैं वे कई वैश्विक निर्णयों को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहयोग की बढ़ती संभावना को लेकर। तो भाई जब एक देश दूसरे देश पर विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर होता है तो उनके बीच जो सहयोग है वो भी बढ़ने लगता है। तो परस्पर निर्भरता संघर्ष की लागत बढ़ा देता है और सहयोग को अधिक लाभदायक भी बना देता है। तो मान लो अगर दो देशों के बीच बड़ा व्यापार हो रहा है तो वे युद्ध के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि युद्ध से दोनों को ही नुकसान होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आलोचनात्मक मूल्यांकन का। तो भाई कुछ विद्वान यहाँ पर आते हैं, वे कहते हैं कि जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है वो शक्ति राजनीति और संघर्ष की वास्तविकताओं को महत्व नहीं देता, लेकिन फिर भी आज का जो हमारा आधुनिक वैश्विक राजनीति है उसको समझने के लिए जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि आज की दुनिया गहरे स्तर पर परस्पर निर्भर हो चुकी है। जैसे कि आप देखिए रूस यूक्रेन संघर्ष ने दिखाया कि आर्थिक परस्पर निर्भरता के बावजूद जो संघर्ष है वे पूरी तरीके से समाप्त नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक व्यापार और सहयोग की जो आवश्यकता है वो बनी रहती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने जटिल परस्पर निर्भरता के प्रमुख सिद्धांतों को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग है वे हमारे अनेक चुनौतियों से प्रभावित रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय हितों का टकराव, शक्ति असमानता, समस्याओं की जटिलता। लेकिन भाई फिर भी जो हमारे उदारवादी और जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है वे ये विश्वास रखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो आर्थिक परस्पर निर्भरता है और जो कूटनीति है, ये सभी इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो आज के वैश्वीकृत युग में कोई भी देश अकेले सभी समस्याओं का समाधान नहीं करता, इसीलिए जो जटिल परस्पर निर्भरता की अवधारणा है वो हमें ये बताती है कि आधुनिक विश्व में जो सहयोग है वो एक विकल्प ही नहीं बल्कि एक आवश्यकता भी बन चुका है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो यथार्थवाद है यानी कि जो रियलिज्म है वो क्या है, उसको समझाने के लिए हमें कहा गया है। साथ ही हमें यह बताना है कि जो केनेथ वोल्टेज है उन्होंने उनका जो नव यथार्थवाद शास्त्रीय यथार्थवाद से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि हमें नव यथार्थवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद के बीच अंतर भी बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म क्या है और हालचे मार्गन्थाओं के यथार्थवादी सिद्धांतों के 6 सिद्धांतों की आपको आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा यथार्थवाद है वो आखिर है क्या। तो भाई जो यथार्थवाद है ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें माना जाता है कि विश्व राजनीति का वास्तविक आधार शक्ति यानी कि पावर, राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी है। तो यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई विश्व सरकार ही नहीं है जो सभी देशों को नियंत्रित कर सके। तो इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए स्वयं पर निर्भर होता है। तो इसी वजह से जो हमारा राष्ट्र है वो शक्ति प्राप्त करने और अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। तो भाई जो हमारा शास्त्रीय यथार्थवाद है इसके प्रतिपादक हांस जे मार्गन्थाउ थे, जबकि नव यथार्थवाद के प्रतिपादक केनेथ वोल्टेज थे। तो भाई इन दोनों ही ने ही शक्ति राजनीति को महत्व दिया, लेकिन इनके जो आधार है वे अलग अलग है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद की अवधारणा के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो शास्त्रीय यथार्थवाद है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शक्ति राजनीति पर बल को लेकर। तो भाई जो शास्त्रीय यथार्थवाद है उसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा और प्रभाव बढ़ाने के लिए शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। तो यथार्थवादी मानते हैं कि अगर कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होगा तो वे अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए शक्ति प्राप्त करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वाभाविक लक्ष्य भी बन जाता है। तो अमेरिका, चीन और रूस लगातार अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि वे विश्व राजनीति में प्रभाव को बनाए रखे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव स्वभाव को आधार मानना। तो भाई जो हाल जे मार्गेंथाउ है उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये राज्यों के व्यवहार में भी देखने को मिलती है, क्योंकि राज्यों का जो संचालन है वो मनुष्य ही करता है। तो इसीलिए उनकी नीतियों में भी शक्ति और हितों की भावना दिखाई देती है। जिस प्रकार कई लोग समाज में अधिक प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र भी विश्व राजनीति में अधिक प्रभाव चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय हित की अवधारणा को लेकर। तो भाई यथार्थवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। तो राष्ट्र किसी भी निर्णय को लेते समय सबसे पहले अपने हितों को देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय हित है उसमें सुरक्षा, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता ऐसे बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। तो अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से किसी देश के हितों को नुकसान पहुंचता है तो वह देश उस समझौते का समर्थन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है संघर्ष की अनिवार्यता को लेकर। तो भाई जो शास्त्रीय यथार्थवाद है वो ये भी मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बहुत ही स्वाभाविक है। तो सभी राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करते हैं, इसीलिए उनके बीच जो टकराव की संभावना है वो हमेशा बनी रहती है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार जो स्थायी शांति प्राप्त करना है वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। जैसे कि आप देखें सीमा विवाद, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा और सामरिक हितों के कारण देशों के बीच जो संघर्ष है वो होते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वो आता है नैतिकता की सीमित भूमिका को लेकर। तो भाई यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें नैतिकता से अधिक महत्व शक्ति और व्यावहारिकता को दिया जाता है। तो राष्ट्र अक्सर नैतिक आदर्शों की बजाय अपनी सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देता है। तो कई बार देश मानव अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब उनके राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं तो वे अलग निर्णय भी ले सकते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने शास्त्रीय यथार्थवाद की अवधारणा को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है कि राजनीति वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है। तो भाई मार्गेंथाउ का मानना था कि जो राजनीति है वो कुछ नियमों पर आधारित होती है जिन्हें कि मानव स्वभाव को समझ कर जाना जा सकता है। तो इसीलिए राजनीति का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। जैसे विज्ञान में कुछ निश्चित नियम होते हैं वैसे ही राजनीति में भी कुछ व्यवहारिक नियम कार्य करते हैं। सेकंड सिद्धांत है राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करना। तो भाई जो मार्गेंथाउ है उनके अनुसार राष्ट्रों का व्यवहार राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होता है और राष्ट्रीय हित का मुख्य आधार शक्ति होती है। तो भाई किसी देश की विदेश नीति अक्सर उसकी शक्ति और हितों को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाई जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शक्ति का स्वरूप परिवर्तनशील। तो भाई जो शक्ति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो समय और परिस्थिति के अनुसार उसका जो स्वरूप है वो भी बदलता रहता है। पहले जो सैन्य शक्ति थी वो अधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज जो तकनीकी और आर्थिक शक्ति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप देखिए आज गूगल, एआई और तकनीकी नवाचार भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैतिक सिद्धांतों की सीमाओं को लेकर। तो भाई मार्गेंथाउ का मानना था कि राज्यों के जो व्यवहार का मूल्यांकन है वो केवल नैतिक आधार पर नहीं किया जा सकता। तो जो राष्ट्र है वे अपने अस्तित्व और सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं,
जैसे कि युद्ध के समय देश कई ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि नैतिक रूप से विवादास्पद होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वे आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीति की स्वायत्तता को लेकर। तो भाई मार्गेनथाउ ने राजनीति को एक स्वतंत्र देश माना। राजनीति जो है वो केवल नैतिकता, धर्म या अर्थशास्त्र के आधार पर नहीं समझी जा सकती, क्योंकि इसमें अपने अलग नियम और अलग सिद्धांत होते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, कई बार आर्थिक रूप से लाभदायक निर्णय राजनीतिक कारणों से स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 सिद्धांतों को समझा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो यथार्थवाद है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है, जो कि राष्ट्रीय हित, शक्ति और सुरक्षा को केंद्र में रखता है। तो जो हमारा शास्त्रीय यथार्थवाद है उसने मानव स्वभाव और शक्ति पर बल दिया, जबकि जो हमारे केनेथ वोल्टेज के नव यथार्थ है उसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना और शक्ति संतुलन को महत्व दिया। तो दोनों ही दृष्टिकोण की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक वैश्विक राजनीति, शक्ति संतुलन और सुरक्षा चुनौतियों को समझने के लिए इनका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से भी एक माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले सबसे पहले हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चंस है वे आपसे पूछ लेते हैं। तो चलिए जो हमारे गिववे के क्वेश्चंस है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो सबसे पहला जो गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो हमारा पीस ऑफ वेस्टफेलिया था, यानी कि जो वेस्टफेलिया की शांति समझौता था वो किस वर्ष में हुआ था। तो आपको बताना है कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया किस वर्ष में हुई थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि जो शास्त्रीय यथार्थवाद थे उसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो आपको शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक के बारे में बताना है कि शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि नव यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो नव यथार्थवाद है उसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो यही थे हमारे तीनों गिववे के क्वेश्चंस। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का मार्क्सवादी उपागम है उसका हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा गया है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण करो, यानी कि यहां पर हमें मार्क्सवादी उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण और सिंपल विश्लेषण करना है। तो हमें यहां पर बताना है कि मार्क्सवादी उपागम आखिर है क्या, उसकी आलोचनाएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो आखिर है क्या। तो भाई जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो मानता है कि विश्व राजनीति को केवल युद्ध, शक्ति और राज्यों के व्यवहार से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसके पीछे शक्तियां और पूंजीवादी व्यवस्था भी निर्भर करती है, भूमिका निभाती है। तो कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंगल्स थे इनके विचारों पर आधारित ये दृष्टिकोण हमें बताता है कि विश्व व्यवस्था में आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष और शोषण प्रमुख तत्व है। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार ही जो विकसित पूंजीवादी देश है वे विकासशील देशों के संसाधनों, उनका राजनीतिक शोषण करते हैं, जिससे कि जो वैश्विक असमानता है वो भी बढ़ती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके साथ ही हमारा आंसर जो परिचय है वो समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है आर्थिक आधार को महत्व को लेकर। तो भाई जो हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण है
उसके अनुसार राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आधार है वो अर्थव्यवस्था होती है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उसका राजनीतिक प्रभाव भी अधिक होगा। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जो आर्थिक कारक है उनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अमेरिका और चीन की वैश्विक शक्ति का एक बड़ा कारण उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था है। सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है वर्ग संघर्ष की अवधारणा को लेकर। तो भाई जो मार्क्सवाद है वो समाज को दो रूपों में बांटता है, पहला शोषक और दूसरा शोषित। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संबंध है ये विकसित पूंजीवादी देशों और विकासशील देशों के बीच में दिखाई देता है। तो भाई विकसित देश अधिक संसाधनों और पूंजी पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि जो विकासशील देश है वे अक्सर उन पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि कई गरीब देशों से कच्चा माल कम कीमत पर खरीदा जाता है और विकसित देशों में उसे तैयार उत्पाद बनाकर अधिक कीमत पर बेचा जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है पूंजीवाद की आलोचना की। तो भाई मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद वैश्विक असमानता और शोषण का प्रमुख कारण है। तो जो पूंजीवादी देश है वे अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए कमजोर देशों पर प्रभुत्व बनाते हैं, जिससे कि संसाधनों और संपत्ति का असमान वितरण भी बढ़ता है। तो जैसे कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम का उपयोग करके अधिक लाभ कमाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है साम्राज्यवाद की व्याख्या को लेकर। तो भाई जो हमारे व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का उच्चतम चरण बताया। तो उनके अनुसार जो विकसित देश है वे नए बाजारों, संसाधनों और निवेश के अवसरों की खोज में अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। जैसे कि आप देखें ब्रिटेन ने भारत पर केवल राजनीतिक नियंत्रण ही नहीं किया था बल्कि भारतीय संसाधनों और बाजारों का उपयोग भी किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय असमानता के अध्ययन को लेकर। तो भाई जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो वैश्विक उत्तर यानी कि ग्लोबल नॉर्थ और वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ इन दोनों के बीच आर्थिक असमानताओं को समझाने का प्रयास करता है। तो ये हमें बताता है कि विश्व व्यवस्था में जो संसाधन है, जो तकनीक है और आर्थिक अवसर है उनका जो वितरण है वो असमान है। तो आज भी कई अफ्रीकी और एशियाई देश आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि विकसित देशों के पास अधिक संसाधन और तकनीक उपलब्ध है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम के महत्व को लेकर। तो सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है वैश्विक शोषण की व्याख्या को लेकर। तो भाई जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो स्पष्ट करता है कि किस प्रकार विकसित देश विकासशील देशों के श्रम, संसाधनों और बाजारों का उपयोग कर लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है ये वैश्विक आर्थिक असमानता के कारणों को समझने में मदद करता है। जैसे कि आप देखें कई गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विदेशी कंपनियां करती है, लेकिन लाभ का बड़ा हिस्सा उन्हीं कंपनियों को मिलता है। सेकंड जो महत्व आता है वो आता है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विश्लेषण को लेकर। तो भाई जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को आर्थिक हितों से जोड़ती है। तो इसके अनुसार जो शक्तिशाली देश है उसने केवल राजनीतिक नियंत्रण के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक लाभ के लिए भी अपने उपनिवेश बनाए हैं। जैसे कि आप देखिए भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों के उपनिवेश बनाने के पीछे आर्थिक हित महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्भरता सिद्धांत के विकास को लेकर। तो भाई मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर जो निर्भरता सिद्धांत है यानी कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो विकसित हुई। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि जो विकासशील देश है वो आर्थिक रूप से विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं और यही निर्भरता उनके विकास में बाधा बनती है। जैसे कि अगर कोई देश केवल विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक पर निर्भर हो तो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्वीकरण की आलोचना को लेकर। तो भाई जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार आधुनिक वैश्वीकरण पूंजीवादी शक्तियों के प्रभाव को और ज्यादा मजबूत करता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्थाएं हैं वे कई बार विकसित देशों के हितों को भी बढ़ावा देती है। तो कुछ आलोचकों का मानना है कि जो वैश्वीकरण है उससे बड़े कॉर्पोरेट समूह को अधिक लाभ मिलता है, जबकि छोटे उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की कल्पना को लेकर।
तो भाई जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो समानता, सामाजिक न्याय और शोषण मुक्त समाज चाहता है। तो ये एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना करता है जहां पर संसाधनों का वितरण अधिक न्यायपूर्ण हो और आर्थिक समानता भी कम हो। तो अगर सभी देशों को व्यापार और विकास के समान अवसर मिले तो जो वैश्विक असमानताएं है वे भी कम हो सकती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम के महत्व को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ऐसे प्रस्तुत करता है जो कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में मौजूद आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष को, असमानताओं को उजागर करता है। तो इसने पूंजीवाद की तथा ये समझने में प्रस्तुत किया कि जो विश्व व्यवस्था है वो शक्ति केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी चलती है। तो इसीलिए जो हमारा आलोचना है वे की जाती है इसकी, लेकिन फिर भी जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रासंगिक सिद्धांत भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो जे.एन. टिकनर द्वारा की गई शास्त्रीय यथार्थवाद की नारीवादी आलोचना है वो क्या है, उसकी आलोचना के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि जे.एन. टिकनर ने क्लासिकल रियलिज्म की किन किन बातों की आलोचना की और क्यों की। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को देखने का एक नया और अधिक मानवीय तरीका प्रस्तुत करता है जो कि सुरक्षा की धारणा को कैसे पुनर्भाषित करता है वो हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई परिचय में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो आखिर है क्या। तो भाई जो हमारा नारीवादी दृष्टिकोण है स्टूडेंट वो ये तर्क देता है कि पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति पुरुष केंद्रित है, इसमें महिलाओं के अनुभव और योगदानों की उपेक्षा की जाती है। तो भाई जैसे कि आप देखें जो नारीवादी विद्वान है इन्होंने युद्ध, शक्ति और सुरक्षा इन सभी अवधारणाओं की व्याख्या प्रस्तुत करी है। लेकिन अगर जो हमारे जे.एन. टिकनर के शास्त्रीय यथार्थवाद की हम बात करें तो भाई ये इनका मानना था कि दुनिया में हर राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। तो इसीलिए जो हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें शक्ति, सैन्य, राष्ट्रहित ये सभी जरूरी होती है। तो यथार्थवाद के अनुसार किसी देश को सुरक्षित रहना है तो अपनी सेना मजबूत करनी होगी और अन्य देशों से अधिक शक्तिशाली भी बनना पड़ेगा। तो भाई नारीवादी दृष्टिकोण ने सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा को भी पुनर्भाषित किया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जे.एन. टिकनर द्वारा शास्त्रीय यथार्थवाद की नारीवादी आलोचना का। तो सबसे पहली जो आलोचना आती है वो आती है पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना। तो भाई टिकनर का सबसे बड़ा आरोप यह था कि शास्त्रीय यथार्थवाद पूरी तरीके से पुरुष केंद्रित यानी कि मेल सेंट्रिक है। तो यथार्थवाद में जिन गुणों को महत्वपूर्ण माना गया है वे है शक्ति, प्रभुत्व, प्रतिस्पर्धा और युद्ध। तो ये सब पारंपरिक रूप से पुरुषों से जुड़े गुण माने जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो सहयोग और मानवीय मूल्य जो देखभाल है उनको कम महत्व यहाँ पर दिया जाता है। मान लीजिए अगर दो देशों के बीच नदी के पानी को लेकर विवाद हो जाता है तो यथार्थवादी दृष्टिकोण कहेगा कि अपनी शक्ति बढ़ाओ और दूसरे देश पर दबाव बनाओ। लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण कहेगा कि दोनों देशों की बातचीत करके ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे कि दोनों का हित सुरक्षित हो सके। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है शक्ति की पारंपरिक अवधारणा पर पर्स। तो भाई जो यथार्थवाद है वो शक्ति को मुख्य रूप से सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में देखता है। लेकिन टिकनर ने कहा कि ये शक्ति की बहुत ही संकीर्ण भाषा है। उसके अनुसार असली शक्ति वो है
जो कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, सामाजिक न्याय को स्थापित करे और समान अवसर प्रदान करे तथा सहयोग को बढ़ावा करे। तो भाई जैसे कि आप देखें, स्वीडन और नॉर्वे जैसे जो देश की सैन्य शक्ति है वो अमेरिका या रूस जितनी नहीं है, फिर भी वे दुनिया के सबसे विकसित और खुशहाल देशों में गिने जाते हैं। तो यही दर्शाता है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य केंद्रित सुरक्षा की आलोचना को लेकर। तो भाई यथार्थवाद के अनुसार जो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। लेकिन टिकनर कहती है कि केवल राज्य की जो सुरक्षा है वो पर्याप्त नहीं है। तो अगर नागरिक असुरक्षा है तो राज्य की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कि आप देखिए कि जो हमारा कोई देश है उसके पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, लेकिन महिला घरेलू हिंसा का शिकार है, लोग भूख से परेशान है, तो क्या हम उस देश को सुरक्षित कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही कारण है कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि मानव सुरक्षा पर जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है युद्ध और हिंसा का विश्लेषण। तो भाई टिकनर का मानना था कि युद्ध का सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो महिला, बच्चों और कमजोर वर्गों को होता है। तो यथार्थवादी विद्वान युद्ध को रणनीति और शक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन नारीवादी विद्वान युद्ध के मानवीय परिणामों पर ध्यान देता है। यानी कि जो युद्ध है वो केवल सैनिकों का मामला ही नहीं होता, बल्कि वो पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है सहयोग और शांति पर बल। तो भाई यथार्थवाद के अनुसार शांति शक्ति संतुलन से आती है, लेकिन टिकनर का मानना था कि जो स्थायी शांति है वो हथियारों से नहीं आती। तो स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकार, सहयोग, संवाद ये सभी जरूरी होते हैं। तो यही हमारी नारीवादी दृष्टिकोण की सोच को मजबूत करता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने जे.एन. टिकनर द्वारा शास्त्रीय यथार्थवाद की नारीवादी आलोचना की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नारीवादी दृष्टिकोण द्वारा सुरक्षा की पुनर्भाषा को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है मानव सुरक्षा की अवधारणा को लेकर। तो भाई जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि सुरक्षा का जो केंद्र है वो राज्य नहीं बल्कि ह्यूमन होना चाहिए, यानी कि मानव होना चाहिए। तो इसलिए सुरक्षा में केवल सेना नहीं बल्कि भोजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार ये सब भी शामिल होने चाहिए। तो भाई इससे पता चलता है कि केवल सैन्य सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि जो वास्तविक सुरक्षा वो तभी होगी जब व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होगा। सेकंड पॉइंट आता है महिलाओं के अनुभव के महत्व को लेकर। तो भाई जो पारंपरिक सुरक्षा अध्ययन है उसमें महिलाओं की समस्याओं को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन जो नारीवादी विद्वान है उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्या भी सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैसे कि आप देखें घरेलू हिंसा, यौन शोषण, युद्ध में महिलाओं की स्थिति, ये सभी सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देखे जाने चाहिए। तो भाई नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कि ये भी हमारे सुरक्षा का प्रश्न है, क्योंकि सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं बल्कि घर के अंदर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है युद्ध के सामाजिक प्रभाव के अध्ययन को लेकर। तो भाई जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो युद्ध को केवल सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन जो हमारा नारीवादी दृष्टिकोण है वो युद्ध के सामाजिक और मानवीय प्रभाव को भी जोर देता है। यानी कि युद्ध से क्या होता है, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, महिलाओं को विस्थापन झेलना पड़ता है, गरीबी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो नारीवादी विद्वान है वे कहते हैं कि युद्ध को केवल सैन्य जीत हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहयोगात्मक सुरक्षा पर बल को लेकर। तो भाई जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो सुरक्षा को सामूहिक प्रक्रिया मानता है। तो ये मानता है कि दुनिया की कई समस्याएं ऐसी है जिन्हें कोई एक अकेला देश नहीं हल कर सकता। जैसे कि आप देखिए आतंकवाद, महामारी, जलवायु परिवर्तन। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। यही हमारा एक सहयोगात्मक सुरक्षा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है समावेशी वैश्विक व्यवस्था की मांग को लेकर। तो भाई नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब निर्णय प्रक्रिया में केवल पुरुष होंगे तो कई सामाजिक और लैंगिक मुद्दे भी नजरअंदाज हो सकते हैं। तो महिलाएं ही शांति निर्माण और संघर्ष समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने नारीवादी दृष्टिकोण द्वारा सुरक्षा की पुनर्भाषा को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नारीवादी दृष्टिकोण के आलोचनात्मक
मूल्यांकन को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती। तो भाई जो नारीवादी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती दी। तो पहले जो सिद्धांत था वो केवल राज्य, शक्ति और युद्ध तक सीमित था, लेकिन जो नारीवादी सिद्धांत था उसने पूछा कि क्या महिलाएं, बच्चे और कमजोर वर्गों के अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी प्रश्न ने हमारे पूरी विश्व के जो पूरे विषय थी उसकी दिशा को बदल कर रख दिया। तो यही हमारे नारीवादी दृष्टिकोण का प्रभाव था। सेकंड पॉइंट आता है मानव केंद्रित दृष्टिकोण का। तो भाई नारीवादी दृष्टिकोण ने राजनीति और सुरक्षा इनको अधिक मानवीय माना। तो पहले प्रश्न होता था कि राज्य कितना सुरक्षित है, लेकिन अब प्रश्न होता है कि लोग कितने सुरक्षित है, यानी कि राज्य से ध्यान हटाकर व्यक्ति पर केंद्रित हो गया। तो भाई जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसे असुरक्षित मानना, चाहे उसकी सेना कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्यवहारिक सीमाओं का। तो भाई इसकी काफी प्रशंसा है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक है। तो दुनिया की राजनीति में आज भी शक्ति संघर्ष, सैन्य प्रतिस्पर्धा ये सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए आलोचक कहते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण वास्तविक राजनीति को पूरी तरीके से नहीं समझता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विविध नारीवादी विचार। तो भाई जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो एक समान विचारधारा नहीं है, इसके कई रूप है, जैसे कि आप देखिए उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद और उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो भाई इन विभिन्न दृष्टिकोण के कारण ही जो नारीवादी विचारधारिता है उसमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है समकालीन महत्व का। तो भाई आज के समय में जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज हमारे समय में बहुत सारे नए खतरे आए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, महामारी, लैंगिक हिंसा। तो इन समस्याओं को केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। तो ये नारीवादी दृष्टिकोण की बढ़ती प्रासंगिकता को भी दर्शाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो जे.एन. टिकनर की थे उनकी नारीवादी आलोचना ने शास्त्रीय यथार्थवाद की सीमाओं को उजागर किया। तो उन्होंने बताया कि जो सुरक्षा है वो केवल सीमा और सेनाओं तक ही नहीं है, बल्कि मानव सुरक्षा, लैंगिक समानता भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से आज के समय में भी जो हमारा नारीवादी दृष्टिकोण है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय संबंध विद्या शाखा का आधारण है। साथ ही हमसे पूछा गया है कि संप्रभुता और धर्म इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इनके संबंध के बारे में हमें बताना है। इसी क्वेश्चन को हमसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा गया है कि संप्रभुता को आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है, इस बात की हमें व्याख्या करनी है। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है संप्रभुता क्या है, उसका महत्व क्या है और संप्रभुता और धर्म के बीच क्या संबंध है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो संप्रभुता है वो आखिर होती क्या है। तो भाई संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य के पास अपने क्षेत्र, अपनी जनता और अपने शासन पर सर्वोच्च अधिकार होना। तो उस पर कोई भी भारी शक्ति उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, उसे ही हम संप्रभुता कहते हैं। तो भाई जो हमारी 1648 की पीस ऑफ वेस्टफेलिया थी उसके बाद से जो हमारा आधुनिक संप्रभु राष्ट्र राज्य है उसकी शुरुआत होती है। तो इसी के बाद ये जो सिद्धांत है ये स्थापित हुआ और प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता रखेगा। तो भाई इसीलिए जो संप्रभुता है वो हमारे आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार भी माना जाता है। इसी के साथ साथ जो धर्म और राजनीति के संबंध है उसने भी हमारी संप्रभुता की धारणा को प्रभावित किया है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संप्रभुता के महत्व के बारे में। तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला महत्व आता है राष्ट्र राज्य व्यवस्था के आधार को लेकर। तो भाई जो संप्रभुता है वो आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव है। तो भाई अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता नहीं होगी तो वो स्वतंत्र राज्य नहीं कहलाएगा। तो हर देश की अपनी सीमा, अपनी जनता और अपने कानून होते हैं जिन पर सर्वोच्च अधिकार होता है। तो यही हमारे राष्ट्र राज्य व्यवस्था का आधार है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता को। तो भाई संप्रभुता राज्य को दो प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। पहले आंतरिक स्वतंत्रता जिसमें राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होता है जैसे कि शिक्षा नीति, कर नीति। दूसरी बाह्य स्वतंत्रता जिसमें कोई अन्य देश उसके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसे कि भारत अपनी नई शिक्षा नीति या आर्थिक नीतियां स्वयं बनाता है, तो इसमें किसी दूसरे देश की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राज्यों की कानूनी समानता को लेकर। तो भाई अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी संप्रभु राज्य समान माने जाते हैं, चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा हो, उसके जो मूल अधिकार है वे समान होते हैं। तो भाई जैसे कि आप देखिए भारत का एक वोट, अमेरिका का एक वोट और नेपाल का एक वोट, तो भाई ये सभी बराबर माने जाते हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूएन जनरल असेंबली में। तो यही हमारे संप्रभु समानता का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन का। तो भाई देशों के बीच होने वाले संधियां, समझौते, कूटनीति ये सभी हमारे संप्रभुता के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि आप देखें अगर भारत और जापान कोई व्यापार समझौता करते हैं तो दोनों अपनी संप्रभु इच्छा से उसे स्वीकार करते हैं, तो कोई तीसरा देश उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वैश्वीकरण की चुनौती को लेकर। तो भाई आज वैश्वीकरण ने पारंपरिक संप्रभुता को चुनौती दी है, क्योंकि अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, WTO, IMF ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो इससे उनकी जो नीति निर्माण स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित होती है। फिर भी जो संप्रभुता है वो आज भी राज्य की पहचान बनी हुई है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संप्रभुता का महत्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संप्रभुता और धर्म के बीच संबंध को लेकर। तो सबसे पहला जो संबंध आता है वो आता है मध्यकालीन धार्मिक प्रभुत्व का। तो भाई जो मध्यकालीन यूरोप था उसमें धर्म और चर्च अलग अलग नहीं थे, यानी कि जो धर्म और राजनीति थी वे अलग नहीं थे। तो उस समय चर्च को पोप का बहुत ही अधिक प्रभाव माना जाता था। तो राजा भी कई बार धार्मिक संस्थाओं के नियंत्रण में ही रहते थे। जैसे कि अगर कोई पोप किसी राजा का विरोध कर दे तो उसके शासन की वैधता पर प्रश्न उठ जाता था। तो इसीलिए उस समय जो धर्म था वो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत था। सेकंड पॉइंट आता है वेस्टफेलिया संधि और धर्मनिरपेक्ष राज्य को लेकर। तो भाई जो हमारी वेस्टफेलिया की संधि थी ये 1648 में आधुनिक संप्रभुता की शुरुआत मानी जाती है। तो इसी संधि के बाद जो धार्मिक हस्तक्षेप था उसको सीमित किया गया और राज्य को स्वतंत्र इकाई भी माने जाने लगा। तो जैसे कि आप देखें आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये किसी धर्म के अनुसार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार चलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है धार्मिक पहचान और राज्य को लेकर। तो भाई आज भी कई देशों की जो राजनीति है वो हमारे धर्म से प्रभावित होती है। तो धर्म ही राष्ट्रीय पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप देखिए इजराइल यहूदी पहचान देता है, पाकिस्तान इस्लामी पहचान देता है और श्रीलंका बौद्ध प्रभाव देता है। तो इन देशों में धर्म और राजनीति का जो संबंध है वो गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है धर्म और राजनीतिक वैधता का। तो भाई कई राज्यों में शासन की जो वैधता है वो धार्मिक आधार पर होती है। तो जैसे कि आप देखें सऊदी अरब में शासन व्यवस्था इस्लामी सिद्धांतों से प्रभावित है, वहां पर धर्म और राज्य अलग अलग नहीं माने जाते। तो इसीलिए वहां पर संप्रभुता और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है समकालीन चुनौतियों का। तो भाई आज धार्मिक कट्टरवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक संघर्ष ये हमारे सामने बहुत सारी चुनौती है। तो जैसे कि आप देखिए ISIS जैसी जो आतंकवादी संगठन है इसने कई देशों की आंतरिक स्थिरता को चुनौती दी, जिससे कि राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा दोनों ही प्रभावित हुई। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट
जिनके माध्यम से हमने संप्रभुता और धर्म का संबंध को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो हमारी संप्रभुता है वो हमारे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाती है, क्योंकि यही राज्यों को स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक वैधता प्रदान करती है। लेकिन भाई जो हमारा वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनकी वजह से जो हमारी संप्रभुता है उनको चुनौती मिली है। लेकिन फिर भी आज के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको समझने के लिए जो संप्रभुता है वो बहुत ही केंद्रीय अवधारणा भी बनी हुई है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है रचनावाद, साम्राज्य और कौटिल्य की व्यवहारिक राजनीति पर। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम रचनावाद से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो रचनावाद है वो आखिर है क्या। तो भाई रचनावाद हमारा एक ऐसा सिद्धांत है जो कि कहता है कि विश्व राजनीति केवल सैन्य शक्ति और आर्थिक हितों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि जो विचार, मान्यता और पहचान है वे भी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों से भी प्रभावित होती है। तो रचनावाद के जो विद्वान थे वे अलेक्जेंडर वेंड थे। उनका प्रसिद्ध कथन था कि अनार्ची इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो जैसी दिखाई देती है वह राज्यों की सोच और व्यवहार का परिणाम होती है। तो ये तो हमने समझा कि रचनावाद क्या होती है। अब इसका सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है विचारों और पहचान का महत्व। तो भाई जो रचनावाद है उसके अनुसार किसी राज्य की विदेश नीति केवल उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी जो पहचान और विचारधारा है उस पर भी निर्भर करती है। तो इसीलिए उसकी जो विदेश नीति है उसमें शांति और सहयोग के जो तत्व है वे अधिक दिखने चाहिए, यानी कि दोनों देशों का जो व्यवहार है वो उनकी पहचान से ही प्रभावित होता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक निर्माण की अवधारणा को लेकर। तो भाई जो रचनावाद है वो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्राकृतिक नहीं बल्कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि सामाजिक रूप से बनी हुई है। तो भाई नियम, संस्थाएं, मूल्य, इनमें ये सब हमारे मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए समय के साथ इनमें जो परिवर्तन है वो भी हो सकता है। तो एक परिवर्तन सामाजिक सोच में बदलाव के कारण आया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सहयोग की भावना को लेकर। तो भाई रचनावादी मानते हैं कि अगर राज्यों की जो सोच है वो बदल जाएगी तो संघर्ष की जगह पर सहयोग आ जाएगा। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और जर्मनी कट्टर दुश्मन थे, लेकिन आज दोनों यूरोपीय संघ के प्रमुख सहयोगी है। तो ये पहचान और सोच में बदलाव का ही परिणाम है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यथार्थवाद की आलोचना को लेकर। तो भाई जो रचनावाद है वो केवल राजनीति पर आधारित नहीं है, ये हमारे यथार्थवाद की आलोचना भी करता है। तो ये कहता है कि अगर आपको विश्व राजनीति समझनी है तो उसके लिए विचारों और मान्यताओं को भी महत्व देना जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है समकालीन महत्व का। तो भाई आज मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको समझने में जो रचनावाद है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहा है। तो रचनावाद हमें यह समझाता है कि विश्व राजनीति केवल शक्ति का खेल ही नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और पहचान का परिणाम भी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि जो रचनावाद है वो आखिर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं साम्राज्य के बारे में कि जो साम्राज्य है वो क्या होता है। तो भाई जो साम्राज्य है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक शक्तिशाली राज्य दूसरे देशों या क्षेत्रों या समाजों पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण बनाता है। तो इतिहास में आप देखें रोमन साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, उस्मानी साम्राज्य है, ये सभी कुछ उदाहरण है। तो साम्राज्यवाद ने विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। तो ये तो हमने समझा कि साम्राज्य क्या होता है। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है विस्तारवादी नीति को लेकर। तो भाई साम्राज्य का मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करना। तो जैसे कि आप देखें ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत, अफ्रीका और एशिया के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था।
सेकंड पॉइंट आता है आर्थिक शोषण का। तो भाई साम्राज्यवादी शक्तियां उपनिवेशों के संसाधनों और श्रम का उपयोग अपने लाभ के लिए करती है। जैसे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और जो तैयार माल था वो भारत में बेचा जाता था। तो इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी प्रभावित हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सांस्कृतिक प्रभुत्व का। तो भाई जो हमारा आज की कई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसमें जो साम्राज्यवाद है वो केवल राजनीतिक नियंत्रण तक ही नहीं रहा है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और भाषा पर भी प्रभाव डालता है। जैसे कि आप देखिए अंग्रेजी भाषा का व्यापक प्रसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद का परिणाम ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आधुनिक विश्व व्यवस्था पर प्रभाव को लेकर। तो आज ये कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और संघर्ष औपनिवेशिक इतिहास से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देखें अफ्रीका और मध्य पूर्व की कई सीमाएं औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण का। तो भाई जो मार्क्सवादी और उत्तर औपनिवेशिक विद्वान है वे साम्राज्यवाद को शोषण और असमानता का माध्यम मानते हैं। यानी कि जो साम्राज्यवाद है उसने विश्व इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया तथा आधुनिक विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने साम्राज्य का जो टॉपिक है उसको भी समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कौटिल्य की व्यवहारिक राजनीति के बारे में। तो भाई जो कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो भाई इस पुस्तक में उन्होंने राज्य, कूटनीति, युद्ध और प्रशासन से संबंधित जो सिद्धांत थे उनको प्रस्तुत किया। तो उनकी जो राजनीति थी वो आदर्शवाद की जगह व्यवहारिकता और राज्य हित पर आधारित थी। तो इसी वजह से उन्हें भारतीय यथार्थवादी विचारक भी कहा जाता है। तो ये तो हमने समझा कि कौटिल्य कौन थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राज्य हित को सर्वोच्च मानना। तो भाई कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा और हित सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो शासक का जो मुख्य कर्तव्य होता है वो राज्य की शक्ति और स्थिरता को बनाए रखना है। जैसे कि आप देखिए अगर राज्य की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े तो शासक को वे निर्णय भी लेने चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है मंडल सिद्धांत का। तो भाई कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मंडल सिद्धांत किया। तो इसके अनुसार जो पड़ोसी राज्य है वो शत्रु होता है और शत्रु का पड़ोसी मित्र होता है। तो जैसे कि आप देखिए आधुनिक राजनीति में कई देशों के गठबंधन इसी सोच से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कूटनीति और रणनीति का। तो भाई कौटिल्य ने युद्ध के साथ साथ कूटनीति, संधि और गुप्तचर व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना। तो उन्होंने बताया कि केवल युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से जो रणनीति बनाना है वो भी जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शक्ति संतुलन की अवधारणा को। तो कौटिल्य ने राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया और ये जो विचार है यह आधुनिक यथार्थवादी सिद्धांत के बैलेंस ऑफ पावर से काफी मिलता जुलता है। तो जैसे कि आप देखिए आज भारत अपनी विदेश नीति में विभिन्न शक्तियों के साथ मिलकर संतुलन बनाकर चलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है समकालीन प्रासंगिकता का। तो भाई आज भी विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन में जो कौटिल्य के विचार है उनका महत्व बना हुआ है। जैसे कि आप देखिए भारत की कई रणनीतिक नीतियों में यथार्थवाद और राष्ट्रीय हित की जो झलक है वो देखने को मिलती है। तो उनकी व्यवहारिक राजनीति आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रासंगिक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कौटिल्य की जो व्यवहारिक राजनीति है वो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक अमूल्य धरोहर है, क्योंकि उनके जो विचार है वे राज्य हित, शक्ति और कूटनीति पर आधारित थे। तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति को समझने में उनके जो सिद्धांत है वे आज भी अत्यंत प्रासंगिक और उपयोगी माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो कौटिल्य का व्यवहारिक राजनीति का टॉपिक था वो भी समाप्त होता है और इसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी समाप्त होता है। तो भाई यही थे हमारे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है,
लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट परचेज करो और अपने नोट सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव वे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स भी बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।